हेलो प्यारे बच्चों। तो बहुत दिनों बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें भी हम पहले टाइप का जो सेल था वैद्युत अपघटनी सेल, वो हम पढ़ चुके थे। दूसरे टाइप का जो सेल था वो हमारा चल रहा था वैद्युत रासायनिक सेल, किस तरीके के बने होते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। उसी सेल के दौरान पढ़ते पढ़ते हम पहुंचे थे इलेक्ट्रोड पर, और उसमें हमने कहा था कि जब भी आपके पास में कोई धातु की छड़ होगी और उस धातु की छड़ को जब आप किसी उसी धातु के आयन के विलयन में डुबा दोगे तो वहां उनके बीच में अंतःक्रिया होती है, और अंतःक्रिया होने के कारण से जो व्यवस्था बनी उस व्यवस्था को हम इलेक्ट्रोड कहते थे। और अंतःक्रिया होने पर यहाँ आवेशों का पृथकीकरण हो जाता है, जिससे यहाँ विभव उत्पन्न हो जाता था, और इस इलेक्ट्रोड का जो विभव उत्पन्न हुआ उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहा करते थे। एक इलेक्ट्रोड इसी तरीके से एक और इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड बन चुके हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक सेल बन जाएगा। फिर जो सेल था उस सेल का विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर लिया करते थे। लेकिन सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों इलेक्ट्रोडों का विभव पता होना चाहिए। तो लास्ट टॉपिक में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये जो आपने एक इलेक्ट्रोड बना लिया है, इस इलेक्ट्रोड का विभव कैसे पता लगाओगे। तो हमने कहा था कि इस तरीके से तो विभव का पता नहीं लगेगा हमें कि इसका कितना इलेक्ट्रोड विभव, इसका कितना होगा। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया हुआ था, एक मानक इलेक्ट्रोड बनाया हुआ था, और उसका विभव उन्होंने अपनी मर्जी से डिसाइड किया हुआ था। और उन्होंने कहा कि अब उस इलेक्ट्रोड की सहायता से आप किसी अन्य इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उस मानक इलेक्ट्रोड के बारे में अध्ययन करना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या जिसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट में इसे हम क्या लिख देते हैं, शॉर्ट में हम इसे लिख देते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे पहले ये जो SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है तो देखना। इसके अंदर एक प्लेटिनम की वायर होती है, ये प्लेटिनम की वायर है। इस प्लेटिनम की वायर को क्या किया जाता है, इस प्लेटिनम की वायर को कांच की नली में सील्ड कर देते हैं। मरकरी इसमें भर करके कांच की नली में सील्ड कर देते हैं। इसके नीचे यहाँ पर प्लेटिनम की एक पन्नी लगा देते हैं। इसके ऊपर दानेदार प्लेटिनम लगा होता है जिसे प्लेटिनम ब्लैक कहते हैं। इस पूरी व्यवस्था को एक और कांच की नली के अंदर फिट कर देते हैं। लीजिए, यहां से एक नली लगा देते हैं, यहाँ इसमें एक और नली लगी होती है। मामा। एक और नली लगी होती है। लगा देते हैं, यहां से एक और निकास नली लगी होती है। ये जो आपके पास में व्यवस्था बन गई है। अच्छा, अभी क्या करते हैं, इसको एक बीकर में डुबा देते हैं, और वो जो बीकर है उस बीकर में भर दिया जाता है HCl। बीकर जो है उस बीकर में भर दिया जाता है HCl। यहां से याद ये रखना है कि यहां से जो नली आएगी, ये नली सीधी इस विलयन में डुबानी है, और ये ऊपर से HCl भर दिया जाएगा इसमें। HCl जो भरा है याद रखना है, वो HCl आपके पास 1 मोलरता का होना चाहिए। और ये जो हमारे पास व्यवस्था बन गई है, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं।
मानक अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं वो मानक होनी चाहिए। क्या क्या मानक होना चाहिए याद रखना है। यहाँ ताप मानक होना चाहिए, दाब भी मानक होना चाहिए और सांद्रता भी मानक होनी चाहिए। सांद्रता मानक तो हमने इसलिए यहाँ HCl 1 मोलरता का लिया, मानक सांद्रता है। तो यहाँ पर HCl के अंदर कौन सा आयन होंगे, H पॉजिटिव आयन होंगे और H पॉजिटिव आयनों की जो सांद्रता है वो कितनी होगी, यहाँ 1 मोलरता होगी। दूसरा, ताप भी यहाँ मानक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ताप कितना रखना है, 298 केल्विन ताप रखना है। आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें वो ताप ना भी बताए तो भी हमें कितना एज्यूम करके चलना है, 298 केल्विन एज्यूम करके चलना है, मान के चलना है। अब बारी क्या आती है, ताप हो गया, सांद्रता होगी, दाब की। दाब देखना क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो नली है इस नली से हम यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। जब आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हो तो उस हाइड्रोजन गैस का दाब होगा, कितना दाब रखना है, 1 बार दाब रखना है। कुछ किताबों में एक ATM भी लिखा हुआ है, लेकिन ATM की बजाय बार ज्यादा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और मानक परिस्थिति में जो दाब है उसे हम एटमॉस्फेरिक में ना लिख करके किस में लिखते हैं, बार में। इसलिए 1 बार दाब यहाँ पर। तो 1 बार दाब के ऊपर आप यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करोगे, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आएगी और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी। ये जो आपके पास बन गया है ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड के बारे में याद रखना है कि ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है कि ये एनोड की तरह भी व्यवहार कर सकता है और कैथोड की तरह भी व्यवहार कर सकता है। अब आपको दोनों चीजें याद रखनी है, जब ये एनोड की तरह व्यवहार करेगा तो इस पर कौन सी क्रिया होगी और जब ये कैथोड की तरह व्यवहार करेगा तो इस पर कौन सी क्रिया होगी। देखिए, जब यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह व्यवहार करेगा तो क्या क्रिया यहां पर होगी, समझ सकते हैं। एनोड मैंने पहले सिखाया हुआ है आपको, ऐसे एनोड और इकाई भाई कौन था, AeIO, ऐसे एनोड और O से ऑक्सीडेशन और O से आउट, ठीक है ना। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो जब ये एनोड की तरह व्यवहार करेगा तो यहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। किसका ऑक्सीकरण होगा वो देखना, यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस आप प्रवाहित कर रहे हो वो हाइड्रोजन गैस इस पाइप से आएगी, इस HCl के विलयन में घुलेगी और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इस ये जो आपने प्लेटिनम की पत्ती लगाई हुई है ना, इस प्लेटिनम की पत्ती पर आएगी और इस प्लेटिनम की पत्ती पर आने के बाद में क्या होगा देखना, हाइड्रोजन गैस यहाँ प्लेटिनम की पत्ती पर पहुंची, एनोड की तरह व्यवहार करेगी तो एनोड में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो पहले ये जो हाइड्रोजन ये टूट जाएगी और टूट करके दो क्या बना देगी, हाइड्रोजन के परमाणु बन जाएंगे और फिर हाइड्रोजन के जो परमाणु है इनका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो ये क्या छोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन। अगर आप संतुलित लिखना चाहते हो तो दो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु बनेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, 2। और जब इससे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव और ये भी क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव। और दोनों पे दोनों जो H पॉजिटिव बने हैं वो कहाँ पर बने हैं, वो इस जलीय विलयन में, HCl का जो जलीय विलयन है उसमें बने हैं। तो ये क्रिया होने लग जाएगी एनोड पर। तो यहाँ से H2 गैस आएगी, वो H2 गैस क्या करेगी, यहाँ पर H2 जो है वो टूटेगी, हाइड्रोजन बनाएगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन गति करके यहाँ से इधर आ जाएगा और H2 किस में परिवर्तित हो जाएगी, H पॉजिटिव आयनों में परिवर्तित हो जाएगी, वो इस विलयन में घुल जाएंगे। ये क्रिया होगी जब ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, एनोड की तरह व्यवहार करेगा। दूसरा, यही हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड SHE ये किसकी तरह व्यवहार कर सकता है, यही इलेक्ट्रोड बेटा कैथोड की तरह भी व्यवहार करेगा। जब ये कैथोड की तरह व्यवहार करेगा तब क्या होने वाला है देखिएगा, जब ये कैथोड की तरह व्यवहार करेगा तो कैथोड पर तो क्या होता है, अपचयन होता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तब क्या होगा देखना, तो इस HCl में यहाँ पहले से भी क्या उपस्थित है, H पॉजिटिव आयन उपस्थित है। ये H पॉजिटिव आयन यहाँ पर जाएंगे इस हाइड्रोजन की फॉइल के ऊपर, प्लेटिनम की पन्नी के ऊपर जाएंगे। यहाँ जाएंगे, कौन जा रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन के आयन जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि कहाँ पर पड़े हुए, जलीय विलयन में यहाँ पर घुले हुए थे, वो वहां पर गए
कैथोड पर अपचयन होगा और अपचयन के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों वहां मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाएंगे। समझ गए होगे क्या बनने वाला है यहाँ से, हाइड्रोजन गैस। तो अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं तो अब इसको ऐसा लिख सकता हूं कि यहाँ पर 2 H पॉजिटिव आयन जो कि जलीय विलयन में पड़े हुए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, H2 गैस बनेगी। अब इधर देखो क्या होगा, यहाँ से 2 H पॉजिटिव आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे, लेने के बाद H2 बनाएंगे। जो H2 यहाँ से बनेगी वो निकल करके बाहर आएगी और इस नली से निकल के कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, ताकि हाइड्रोजन का दाब यहाँ पर कितना बना रहे, यहाँ पर 1 बार ही बना रहे। तो ये आपके पास में हो गया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि एनोड की तरह भी व्यवहार करता है और कैथोड की तरह भी व्यवहार करता है। आप अगली बात सुनिएगा, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड का भी विभव होगा। और याद रखना है, हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का जो विभव है, वो विभव अपनी मर्जी से वैज्ञानिकों ने कितना माना हुआ है, 0 माना हुआ है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो कितना एज्यूम किया हुआ है, 0 माना हुआ है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। आप सुनेंगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होगा। अब ये इलेक्ट्रोड मानक है ना, इसलिए हमें यहाँ मानक का चिन्ह लगाना पड़ेगा। और मानक का चिन्ह लगाने के लिए हम इसके ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट लगा देते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, E0 कहेंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रोड विभव है, जो कि कैसा है, 0। आप सुनेंगे, जब ये कैथोड की तरह व्यवहार करेगा तो भी इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, 0। और एनोड की तरह व्यवहार करेगा तो भी इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, 0। जब ये एनोड की तरह व्यवहार करेगा तो ऑक्सीकरण होगा, तो उस समय हम इसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं। जब अपचयन होगा, इट मींस कैथोड की तरह व्यवहार करेगा तो इसका अपचयन होगा, तो उसे हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं। इसके दोनों तरीके के इलेक्ट्रोड विभव ही 0 है। कैसे कैसे देखो, ये मेरे पास में इलेक्ट्रोड विभव और यहां मैंने 0 लिखने का मतलब हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव भी होगा, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव भी होगा। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव अगर आपको लिखना है तो इसको ऑक्सीकरण के रूप में लिखना है, और ऑक्सीकरण के रूप में लिखना है इसका मतलब एनोड वाली क्रिया। और एनोड वाली क्रिया में देखो कौन किस में परिवर्तित हो रहा है, तो H2H में परिवर्तित हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे H2 जो गैस है वो H पॉजिटिव में परिवर्तित हो रही है। अगर ऐसा आपने लिखा है, इसका मतलब है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ये भी इसका कितना होता है, 0। और इसको हम ऐसे लिखें, ये इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अगर आप निकालना चाहते हो तो इसे अपचयन के रूप में लिखना पड़ेगा। और अपचयन कहां पर होता है, कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या क्रिया हो रही है, H पॉजिटिव H2 में परिवर्तित हो रहा है, तो H पॉजिटिव H2 में परिवर्तित हो रहा है। इसे ऐसा लिख सकते हो, एक्वस गैस और 0। तो हाइड्रोजन के दोनों तरीके के जो इलेक्ट्रोड विभव हैं, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, दोनों तरीके के विभव ही कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है आपको कि हाइड्रोजन का ये जो हमने मानक इलेक्ट्रोड बनाया है, ये एनोड कैथोड दोनों तरीके से व्यवहार कर सकता है। और दूसरी बात याद रखनी है कि इसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव भी और इसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव भी दोनों ही 0 होते हैं, या होते गए, माने गए हैं 0। तीसरी मानक परिस्थितियां याद रखनी है, सांद्रता 1 मोलरता होनी चाहिए, ताप 298 केल्विन होना चाहिए और दाब जो है आपका 1 बार होना चाहिए। तो आपका ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया है, हमारा टारगेट क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें तो किसी भी अन्य इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करना है। आपने जिंक का वायर लिया हुआ है, जिंक के वायर को लेकर के आपने जिंक के आयनों में डाल दिया है, जिंक का इलेक्ट्रोड बन गया। आपको तो इस इलेक्ट्रोड का विभव चाहिए, कितना होगा, इसका विभव पता लगाना है। इसका पता लगाना है तो उसके लिए हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना लिया। अब ये जो SHE बनाया हुआ है, इसकी सहायता से जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें, तो अगला जो टॉपिक यहाँ पर होगा वो हमारा यही होगा, SHE की सहायता से किसी भी अन्य इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना।
तो अब हम क्या करते हैं, अब जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उस जिंक के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। तो ये तो आपके पास में बना हुआ है SHE। अब इसकी सहायता से आपको जिंक के इलेक्ट्रोड विभव को कैलकुलेट करना है, तो आपको जिंक का एक और इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा। तो इधर हम जिंक का इलेक्ट्रोड बना देते हैं। जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना बहुत आसान है। ये आपने कंटेनर लिया, पात्र, इस पात्र में क्या करना है, आपको जिंक की एक रॉड लगा देनी है। ये लो जी, जिंक की रॉड लगा दी, और इसे भरना किसके अंदर, डुबाना किसके अंदर है, क्या भरना है इसमें, जिंक के आयनों का विलयन। तो इसमें जिंक सल्फेट भर दीजिएगा, ये लीजिए, ये जिंक का इलेक्ट्रोड बन गया। लेकिन ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो आपको जिंक का जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर बनाना है वो भी आपको मानक बनाना पड़ेगा। अब मानक कैसे बनाए, मानक बनाने के लिए ताप 298 केल्विन रखना है, तो ताप तो आपको इतना ही रखना पड़ेगा। सांद्रता कितनी रखनी है, 1 मोलरता रखनी है। तो बस तुम्हें याद ये रखना है कि यहाँ से जो जिंक सल्फेट भर रहे हो वो 1 मोलरता का होना चाहिए। दाब यहाँ पर फिक्स रहेगा, कितना, जितना यहाँ वायु का दाब है लगभग 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता, तो दाब उतना ही है। ये आपके पास में क्या हो गया है, जिंक का इलेक्ट्रोड बन गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ना है, ये लीजिए, दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। सेल बनेगा, लेकिन धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि परिपथ पूर्ण नहीं है, और परिपथ को पूर्ण करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, याद होना चाहिए, क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पर लवण से लगा दीजिए, परिपथ पूर्ण हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 चीजें करनी है। कौन कौन सी 2 चीज करनी है, पहले आप यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। गैल्वेनोमीटर लगाने से क्या होगा सर, बेटा गैल्वेनोमीटर अगर आप यहाँ पर लगाएंगे उससे आपको पता चलेगा धारा की दिशा। धारा की दिशा कैलकुलेट कर लीजिए। धारा की दिशा जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें धारा के प्रवाह की जो दिशा है वो धारा के प्रवाह की दिशा ये होती है। धारा का प्रवाह इधर से इधर हो रहा है। अब धारा के प्रवाह की दिशा पता लग गई है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो बताइएगा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा ये होगी, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, इसका मतलब अब आपको आइडिया आ जाना चाहिए, ऐसा हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है कि इसमें एनोड कौन बनने वाला है, कैथोड कौन बनने वाला है। तो आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब फॉर आउट, फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर एनोड। तो इसका मतलब ये क्या बनने वाला है, यहाँ से एनोड, और ये क्या बनने वाला है आपका यहाँ से कैथोड। तो यहाँ पर SHE क्या बना है, कैथोड, और यहाँ से जिंक का इलेक्ट्रोड क्या बना है, एनोड। ये सारा का सारा डाटा जो है वो कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलेगा उस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। अब क्या करना है, अब आपको एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। दूसरे का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इसको एक दूसरे सेल के साथ जोड़ेंगे, और सेल के साथ जोड़ने के बाद क्या बनाना पड़ेगा, आपको विभवमापी बनाना पड़ेगा। और उस विभवमापी की सहायता से ये जो पूरा का पूरा सेल बना है, इस पूरे के पूरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। कर पाएंगे, पूरे के पूरे सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो ज्ञात कर लेंगे। विभवमापी की सहायता से इस पूरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेंगे, ई सेल ज्ञात कर लेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल। लेकिन क्या ये सेल मानक है, बिल्कुल, क्योंकि सेल इलेक्ट्रोड से बना है, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड मानक है, तो पूरा का पूरा सेल भी मानक हुआ। तो ये सेल का मानक विद्युत वाहक बल होगा। ये विभवमापी की सहायता से ज्ञात करना है। अब तुम्हें ये डाटा याद रखना पड़ेगा कि जब हम इसका विभवमापी की सहायता से विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे, तो बेटा विद्युत वाहक बल जो है इसका वो निकल के आता है इतना। 2 चीजें यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंटली करनी पड़ेगी, एक तो धारा की दिशा आपको यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की हेल्प से पता लगानी पड़ेगी, और दूसरा विभवमापी की सहायता से जो सेल बना है इस सेल का विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अब हमारा मैथमेटिकली काम स्टार्ट होता है। क्या काम स्टार्ट होता है, देखिएगा, ये पूरा का पूरा सेल बना, इस पूरे के पूरे सेल का विद्युत वाहक बल
क्या होता है सेल का विद्युत वाहक बल? तो हमने कहीं पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है? हमने कहीं पढ़ा हुआ है कि ई सेल बराबर क्या होता है? तो मैंने कहा था सीए करना पड़ता है। सीए का मतलब क्या होता है? ई कैथोड माइनस क्या करना पड़ता है? ई एनोड। कैथोड के विद्युत वाहक बल में से एनोड का विद्युत वाहक बल घटा दीजिए। अर्थात अगर आपके पास एनोड भी मानक हो, कैथोड भी मानक हो, तो कैथोड के मानक विद्युत वाहक बल से और कैथोड का जो इलेक्ट्रॉन विभव है मानक, उससे एनोड का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है वो घटा दीजिए, तो आपके पास सेल का मानक विद्युत वाहक बल आ जाएगा। हो गया? चलो अब देखो यहां से ये पूरा का पूरा सेल बना। सेल का मानक विद्युत वाहक बल विभवमापी की सहायता से आ गया। कितना आ गया? इस सेल का मानक विद्युत वाहक बल जो है वो आ गया 0.76 वोल्ट बराबर। अब आपको कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव चाहिए और एनोड का इलेक्ट्रोड विभव चाहिए। कैथोड कौन बना हुआ है? तो ये आपको गैल्वेमीटर की हेल्प से हमने पता लगा लिया था, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, ये एनोड ये कैथोड। तो यहाँ SHE आपका कैथोड बना हुआ है और SHE कैथोड बना हुआ है। क्या आप यहाँ होने वाली क्रिया बता सकते हो? तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझाया कि ये जो SHE होता है ये तो एनोड कैथोड दोनों की तरह व्यवहार करता है। SHE यहाँ कैथोड बना है, तो बोलिए यहाँ कौन सी क्रिया हो रही होगी? तो कैथोड पे अपचयन होता है, तो यहाँ होने वाली क्रिया होगी कि यहाँ 2H पॉजिटिव आयन होंगे, वो दोनों के दोनों क्या कर रहे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किसमें परिवर्तित हो रहे होंगे? H2 गैस में परिवर्तित हो रहे होंगे। यहां होगी ये क्रिया। यहां क्या क्रिया हो रही होगी? तो देखो यहां से जिंक क्या बना है? एनोड। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण में क्या हो रहा होगा? ये जिंक निकल निकल करके यहां आ रहा होगा आयन के रूप में। तो यहां क्रिया होगी कि जिंक जो कि आपका कैसा है? ठोस। ये क्या कर रहा होगा? ये यहां से जिंक के आयन में बदल रहा होगा जलीय विलयन में, और क्या कर रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा होगा। ये क्रिया कहां पर हो रही है? एनोड पर। और ये कहां पर हो रही है? कैथोड पर। अब आपको क्या करना है? अब आपको कैथोड का कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव लिखना है, एनोड का इलेक्ट्रोड विभव लिखना है। कैथोड कौन बना हुआ है? SHE। तो यहां पर आपको क्या लिखना है? इलेक्ट्रोड विभव मानक। किसका लिखना है? कैथोड का। कौन है कैथोड? SHE। तो यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं SHE का। माइनस क्या करना है? माइनस आपको करना है इलेक्ट्रोड विभव मानक। किसका? एनोड का। ऐसा भी लिख सकते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? कितना आया है? कहां से पता चला? विभवमापी की सहायता से ज्ञात करना पड़ेगा, हमें याद रखना है आगे। ठीक है ना, आगे हम सीख जाएंगे। SHE यहाँ पर कैथोड बना है। कैथोड बना है, क्या क्रिया हो रही है? ये हो रही है। तो बताइए इसको कैसा लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विभव आपके पास में कौन किस में परिवर्तित हो रहा है? तो देखो H पॉजिटिव H2 में, तो यहाँ पर लिखोगे H पॉजिटिव आयन है जो कि H2 में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए। अब आपको यहां पर याद रखना है, ये आपके पास में क्या हो गया? अपचयन हो गया। ये आपके पास में क्या हो रहा है? एनोड हो गया। एनोड किसका बना हुआ है? जिंक का बना हुआ है। सॉरी, ऐसा ना लिख करके अभी समझे, ऐसा ना लिखे, इसको ऐसे ही चलने दीजिएगा। ये आपके पास SHE और ये आपके पास में कौन आ गया है? एनोड आ गया है। अब आप देखिएगा सेल का विद्युत वाहक बल कितना? 0.76 वोल्ट हो गया। SHE, ये SHE है, और हमने कहा कि SHE जो होता है, चाहे ये कैथोड बने चाहे एनोड बने, चाहे इसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हो और चाहे कौन सा हो? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव हो, दोनों इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। तो बताइएगा ये जो SHE है, जो आपका कैथोड SHE है, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है इसका मान कितना होगा? 0 माइनस इलेक्ट्रोड विभव मानक किसका? एनोड का। एनोड कौन है? जिंक। तो जिंक का आ जाएगा। अब यहां से देखिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा? 0.76 वोल्ट बराबर माइनस इलेक्ट्रोड विभव किसका? एनोड का। और माइनस के चिन्ह को इधर ले आए तो बताइएगा क्या आ जाएगा? तो आपके पास आ जाएगा एनोड जो बना हुआ है उस एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना आ जाएगा? -0.76 वोल्ट आ जाएगा। अब अगली चीज सुननी है और समझनी है आपको। यहां जो इलेक्ट्रोड विभव निकला है, कंफ्यूज नहीं होंगे, एनोड पर होने को तो कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। लेकिन इस तरीके से जो इलेक्ट्रोड विभव यहां निकला है, वो इलेक्ट्रोड विभव एनोड का जो यहां निकला है वो निकला है अपचयन वाला इलेक्ट्रोड विभव।
कौन सा इलेक्ट्रॉन विभव निकला है? ये अपचयन वाला इलेक्ट्रॉन विभव यहां से निकला है, और अपचयन वाला इलेक्ट्रॉन विभव निकला है एनोड का, इसलिए इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विभव, मानक इलेक्ट्रॉन विभव एनोड का निकला है। एनोड ये है जिसका अपचयन वाला निकला है, तो इसे अपचयन के रूप में ही लिखना है। अब अपचयन के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इधर अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, तो ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब इधर आना चाहिए। इसका मतलब जिंक पॉजिटिव 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक ठोस बने, तो ये अपचयन हो रहा है इसका, तो इसके अपचयन के रूप में लिखना है। और अपचयन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? तो लिखना पड़ेगा कि जिंक पॉजिटिव 2 कन्वर्टेड इनटू जिंक। ये हो गया एनोड, एनोड का इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और कौन से वाला आया है? अपचयन वाला, इसलिए एनोड को यहां अपचयन के रूप में ही लिखना पड़ेगा। और कितना आया है? ये जो निकल करके आया है, ये आया है -0.76 वोल्ट। अब आप कहेंगे कि सर ये अपचयन वाला इलेक्ट्रॉन विभव है, तो फिर इस जिंक का ऑक्सीकरण वाला इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा? याद रखना है आपको, आपके जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उन सब न्यूमेरिकल में, कंपटीशन में तो उल्टा पूछ लिया जाता है, लेकिन सीनियर बेस के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उन सब में जितने भी इलेक्ट्रोड होंगे उन सब इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव होंगे, और इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण भी होंगे, अपचयन वाले भी होंगे। आपको हमेशा अपचयन वाला इलेक्ट्रोड विभव ही काम में लिया जाना है। और दूसरी चीज, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी अपचयन वाला इलेक्ट्रोड विभव ही दिया जाएगा। कंपटीशन में उल्टा होता है, वो ऑक्सीकरण वाला इलेक्ट्रोड विभव भी दे देते हैं। ठीक है ना? तो अब देखिएगा, ये जिंक का इलेक्ट्रोड विभव आ गया आपके पास में, कौन से वाला आया है? अपचयन वाला। इसी जिंक का अगर हम ऑक्सीकरण वाला इलेक्ट्रोड विभव निकालें तो क्या होगा? तो बस केवल क्या करना है, इसे ऑक्सीकरण के रूप में लिख दो। ऑक्सीकरण के रूप में लिखोगे तो देखो, ऑक्सीकरण के रूप में तो ये वाली क्रिया होगी, और ये क्रिया होगी तो जिंक किस में बदलेगा?